आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को पहले पूरे अच्छे से समझेंगे है क्या चीज़, फिर उसके बाद इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, इकोलॉजिकल रिजाइलेंस, इकोलॉजिकल पर्ट्यूबेशन और प्लान इन्वेजन। इन सारे हेडिंग्स को भी बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। और यहाँ पे इकोसिस्टम हम लोग को पता है कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी होता है, एक एरिया भी होता है, एक पूरा अर्थ भी माना जाता है। तो इस लेक्चर में इकोसिस्टम स्टेबिलिटी मीन्स आप समझिएगा कि पूरे अर्थ की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। चलिए, सबसे पहले अगर हम इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की डिफिनीशन की बात करें तो कैसे डिफाइन करोगे? ये इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मीन्स कोई भी एरिया हो या अर्थ को मान के चल सकता है, कोशिश रहता है कि अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को टाइम के साथ साथ और डिस्टर्बेंस भी आए तब भी कोशिश करता है कि अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रखे। अब इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? इसमें फिजिकल एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ, जिसमें आपका पहाड़ हुआ, सॉइल हुआ, वाटर हुआ, एबायोटिक कंपोनेंट, और उसी के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें आपके प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आएंगे। और इकोसिस्टम फंक्शन मीन्स इकोसिस्टम अर्थ के ऊपर जो भी फंक्शन होता है, जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, कार्बन साइकिल, बायोमास प्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेसिस, में जो भी प्रोसेस, जो भी फंक्शन आपके अर्थ के ऊपर होता है, वो सारा इकोसिस्टम फंक्शन के अंदर आता है। अब देखिएगा, किसी भी इकोसिस्टम, कोई भी एरिया होता है, वो कोशिश करता है कि अपने स्ट्रक्चर्स फंक्शन को एज इट इज़ बनाए रखे। बट हमें पता है कि बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और उसी तरह से नेचुरल कैलामिटीज़ में आपका हैवी स्नोफॉल हुआ, फ्लड हुआ, फॉरेस्ट फायर हुआ, वो सारे जो है ना आपके इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर असर डालता है। और इकोसिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ स्पीशीज़ होता है उनको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज़। और उनका उस इकोसिस्टम में, उस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा रोल रहता है। और कोई भी अगर कीस्टोन स्पीशीज़ का नंबर कम हो जाए तो वो इकोसिस्टम जो है ना लेस स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि अफ्रीका जो सवानास में जो आपका एलिफेंट होता है ना, वो कीस्टोन स्पीशीज़ का रोल प्ले करता है। कैसे? ये अपरूटिंग ट्रीज और क्रिएटिंग ओपन ग्रासलैंड बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे ग्रासेस उगते हैं, उसके ऊपर आपके ढेर सारे जो अफ्रीकन सवानाज में हर्बीवर होता है वो फीड करता है। उसी तरह से फिक्स जो आपका फाइकस के स्पीशीज होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट की स्टोन स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि ये एज ए फूड ऑफ सोर्स फॉर मेनी बर्ड्स, बैट्स और एनिमल्स के लिए एक सोर्स होता है खाने का। अगर ये स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे फूड चेन पूरा डिस्टर्ब होगा और उस बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, याद रखिएगा। और साथ साथ में ये भी याद रखिएगा, किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में जो है ना, मेन दो आपको चीज़ें होता है, इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और इकोलॉजिकल रिजाइलेंस। ये दोनों कंपोनेंट जो है ना इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत असर डालता है। इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये मैंने पहले ही बताया कि एबिलिटी इकोसिस्टम का टू रिमेन अनचेंज, अगर डिस्टर्बेंस आए तब भी रेजिस्ट करना, मींस रोकना। और ये जो है ना इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आपके कम्युनिटी लेवल पे, मींस बहुत सारे स्पीशीज़ लेवल पे, डिफरेंट पॉपुलेशन जो है ना उन सबको कम्युनिटी बोलते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है ना वो आपका शो हो सकता है। और इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका इकोसिस्टम जो है ना इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है ना जिसके ऊपर असर डालता है? तो इस फैक्टर में सबसे पहले इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस में आपका है बायोडाइवर्सिटी। अगर किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं, तरह तरह के, वो इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है टू डिस्टर्बेंसेस। दीज एक्चुअली, इसमें एक्चुअली क्या होता है, डाइवर्सिटी की वजह से ना फंक्शनल रेडंडेंसी आ जाती है। ये होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे हर्बीवर्स हैं, एक हर्बीवर ख़त्म हो गया तो ढेर सारे अगर होंगे ना तो दूसरा हर्बीवर उसका काम करेगा। तो होता क्या है, एक का रोल जो है ना दूसरा ऑर्गेनिज्म प्ले करने लगता है अगर वो ख़त्म भी हो जाए। तो इसी को ही हम फंक्शनल रिडंडेंसी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बायोडाइवर्सिटी जितना ज़्यादा तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल होंगे, उतना इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, उतना इकोसिस्टम स्टेबल होगा। नेक्स्ट होता है आपका इकोलॉजिकल ट्रेट्स। मींस
इंडिविजुअल स्पीशीज़ के अंदर कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी डिस्टर्बेंस को जो है ना वो वहाँ पे रेजिस्ट कर ले, उसका असर ना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, जो इनके अंदर डीप रूट सिस्टम होता है, वैक्सी लीव्स होता है जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है, तो और इनके अंदर स्टोमेटा को क्लोज करने की एबिलिटी होती है दिन के टाइम। अब ड्राउट रेजिस्टेंट में ये वाले प्लांट जो है ना सर्वाइव कर जाएंगे। तो क्या हुआ, इसकी वजह से वो इकोसिस्टम जो है ना, अगर ड्राउट कंडीशन में अगर वो प्लांट्स पाए जाए तो वो इकोसिस्टम के ऊपर डिस्टरबेंस का असर कम पड़ेगा। मींस वहाँ पे इकोसिस्टम तब भी स्टेबल रहेगा अगर डिस्टरबेंस आए भी। नेक्स्ट आपका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, मीन जो स्ट्रक्चर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे सॉइल की बात करें, किसी इकोसिस्टम में सॉइल जो है ना इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर सॉइल जो है डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, हाई ऑर्गेनिक मैटर हो, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल का ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से अगर ड्रॉट कंडीशन आए भी तो उस इकोसिस्टम में आपको डिस्टर्बेंस जो है ना आए तब भी इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इकोसिस्टम जो है ना आपका स्टेबल रह सकता है ज़्यादा देर के लिए। नेक्स्ट आपका आता है इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस में फैक्टर डिस्टर्बेंस हिस्ट्री। कोई भी इस एरिया, कोई भी इकोसिस्टम पास्ट में अगर डिस्टर्बेंस होता हो, छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस, तो लो इंटेंसिटी डिस्टर्बेंसेस बार बार आए। अब इसकी वजह से होगा क्या, वहाँ के प्लांट्स के अंदर बार बार छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस आए, ठीक है, ड्राउट कंडीशन आया लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए, तो उसकी वजह से उन वहाँ पे जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके अंदर एडेप्टेशंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है ना फ्यूचर में अगर कुछ ज़्यादा बहुत लंबे देर का ड्रॉट में, ड्रॉट बार बार एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, तो लंबे देर के लिए ड्रॉट आया तो ये वाले प्लांट जो है ना क्या करता है, उस इकोसिस्टम उस सॉरी डिस्टर्बेंस में अपने को सरवाइव कर ले जाता है, जिसकी वजह से आपका इकोसिस्टम जो है ना स्टेबल रहता है, इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस इन प्लांट्स का बढ़ जाता है। अगर एक इकोसिस्टम ऐसा है जिसको कभी एक्सपोजर नहीं मिला डिस्टर्बेंसेस का या ड्रॉट कंडीशन का, और अचानक से एक लंबा ड्रॉट कंडीशन होगा, तो वहाँ के प्लांट जो है ना उसमें एडेप्टेशन नहीं होगा, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जहाँ पे इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कोरल रीफ, ग्रासलैंड और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द इकोलॉजिकल रिजाइलेंस। अब रिजाइलेंस होता है क्या है, कोई एक ऐसा आपका एरिया है जिसमें पहले प्लांट्स और एनिमल था, बिकॉज ऑफ द कोई भी डिस्टर्बेंस हो, नेचुरल हो या एंथ्रोपोजेनिक हो, वो एरिया ख़त्म हो गया, जितने प्लांट्स एनिमल्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। अब उस एरिया में नए प्लांट्स और एनिमल्स कितनी एबिलिटी और रेट ऑफ इकोसिस्टम जो है ना वो कैसे रिकवर कर रहा है, और ताकि वो प्री डिस्टर्ब स्टेट में आए, उसी को ही हम कहते हैं इकोलॉजिकल रिजाइलेंस। ये भी आपके रेजिस्टेंस की तरह कम्युनिटी, पॉपुलेशन और इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में या रखने में। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं आपके इकोसिस्टम में जो कि आपकी इकोलॉजिकल रिजाइलेंस के ऊपर असर डालता है, तो इसमें सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी। मल्टीपल स्पीशीज मीन्स वहाँ पे तरह के स्पीशीज हो जिनका इकोलॉजिकल रोल्स अगर सेम हो, तो वहाँ पे ये चीज़ माना जाता है कि इकोलॉजिकल रिजाइलेंस वैल्यू उस एरिया का बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है आपका रीजनरेशन, मीन्स वहाँ पे किसी एरिया में जो इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं ना उनमें रीजनरेशन पावर कितना है। अगर रिजनरेशन पावर ज़्यादा हो इन द फॉर्म ऑफ सीड बैंक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म या फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ हो, मान लीजिए वो डिस्टर्ब होकर वो एरिया ख़त्म हो गया, तो जितना आपका रिजनरेशन पावर ज़्यादा होगा उतना रिजाइलेंस वैल्यू उस एरिया का ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं ब्रायोफिलम, आपके क्रस्टोज लाइकेन के स्पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर एक एरिया में, और ब्रायोफाइलम का जो है ना ये सेक्चुअली तो रिप्रोड्यूस करेगा ही, वेजिटेटिवली देखिए इसके पत्तों से भी इसके प्लांट्स निकलने लगते हैं। तो उस एरिया में जो प्लांट उसका अगर रिजनरेशन पावर ज़्यादा होगा तो रिजाइलेंस पावर भी बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, एडेप्टिव कैपेसिटी, मीन्स ये इंडिविजुअल स्पीशीज़ जो है ना जो चेंजिंग कंडीशन में अपने को कैसे अडेप्ट कर लेता है। जितना एडेप्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होगा उतना रिजाइलेंस वैल्यू उस एरिया का ज़्यादा होगा। और उसी तरह से इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे डिस्टर्बेंस हिस्ट्री, अगर कोई एरिया है जिसमें डिस्टर्बेंस छोटे मोटे होते रहता है या उससे पहले हुआ होगा, और अचानक से इतना डिस्टर्बेंस आया कि वो पूरा एरिया ख़त्म हुआ, फ्यूचर में ये है कि वहाँ पे नए प्लांट स्पीशीज डिस्टर्बेंस हिस्ट्री जिन्होंने बार बार फेस करा था ना, वहाँ पे इकोलॉजिकल रिजाइलेंस वैल्यू भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कोरल रीफ, वेटलैंड,
और ये ग्रासलैंड जहाँ पे इकोलॉजिकल रिजाइलेंस वैल्यू ज़्यादा रहता है। अब इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और रिजाइलेंस जो है ना बहुत ही क्रूशियल होता है कि हाँ, ये प्रिडिक्ट इससे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस को वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। मान लीजिए किसी एरिया में ड्रॉट एरिया इकोसिस्टम में ड्रॉट बियरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ड्राउट आ गया, तो हमें ये चीज़ प्रिडिक्शन पहले से पता होता है कि सिंस वो एरिया में इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है प्लांट्स का, तो उस एरिया पे कम असर पड़ेगा। सेकंड चीज़, हमें ये भी मदद करता है कि इफ़ेक्टिव कंजर्वेशन इन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, ताकि हम इकोसिस्टम की हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रख पाए। और थर्ड चीज़, इट फैसिलिटेट रिस्टोरेशन एफर्ट, जो कि आपके इकोसिस्टम को बहुत जल्दी से रिस्टोर कर पाए। नेक्स्ट हमारा आता है इकोलॉजिकल पर्ट्यूबेशन। ये होता क्या है? इकोलॉजिकल पर्ट्यूबेशन का डिफिनेशन देखें तो refers to the disturbances or changes in the environment that disturb the balance of an ecosystem। मीन्स कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में जो उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, और ये आपका इकोलॉजिकल पर्ट्यूबेशन कहलाता है। अनलाइक लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल चेंजेस, पर्ट्यूबेशन में क्विकर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट फायर हुआ, आपके बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। जनरली दोनों तरह से यहाँ पे टाइप्स अगर हम बात करें पर्ट्यूबेशन, तो नेचुरल पर्ट्यूबेशन में आपका वाइल्ड फायर हुआ, फ्लड आया, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, डिजीज़ एक बहुत तेज़ी से फैलने लगा, ये सारा नेचुरल पर्ट्यूबेशन होता है। और ह्यूमन इंड्यूस पर्ट्यूबेशन में आपके पर्ट्यूबेशन के टाइप्स हैं दो, एक नेचुरल होता है और एक ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है। अब पर्टिवेशन का असर क्या होता है? देखिए, पर्टिवेशन मैंने पहले ही कहा है, कोई भी चेंजेस या कोई भी इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, फॉरेस्ट फायर हुआ, फ्लड हुआ, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग सब देख सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? स्पीशीज़ के इंटरेक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पर्टिब्यूशन जो है ना, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, मान लीजिए एक प्रे था वहाँ पे, वो सारे प्रे ख़त्म हो गया, प्रेडेटर फिर उसके बाद सर्वाइव नहीं करेगा। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज या बढ़ सकता है या घट सकता है, और जो म्यूचुअलिज्म शो करता हो एनिमल स्पीशीज़, उनके ऊपर भी असर देखने को मिलता है। पर्टिब्यूशन की वजह से पॉपुलेशन डायनेमिक्स में बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। कुछ स्पीशीज़ आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और कुछ स्पीशीज़ आपके ख़त्म हो जाते हैं। इकोलॉजिकल पर्ट्रीब्यूशन का एक असर जो है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ मीन्स स्पीशीज़ वहाँ से लुप्त हो जाते हैं, दैट इज दी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और आपका इकोलॉजिकल पर्ट्रीब्यूशन जो है ना, अगर नेचुरल कोई भी डिस्टर्बेंस हो, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मीन्स इन सब का असर जो है ना, आपके इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी के ऊपर देखने को मिलता है। कोई भी पर्ट्रीब्यूशन अगर आपकी कम्युनिटी में हो रहा हो, आपके इकोसिस्टम में हो रहा हो, उससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है ना घट जाएगी और उसका बुरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट इन्वेजन। प्लांट इन्वेजन को दूसरे नाम से भी जानते हैं बायोलॉजिकल इन्वेजन और इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव प्लांट स्पीशीज। इसमें होता क्या है, इसका अगर डिफिनेशन है क्या चीज़, नॉन नेटिव प्लांट स्पीशीज अगर किसी भी एरिया में वो नहीं था, वो प्लांट कहीं बाहर से आके इस्टेब्लिश कर रहा है और स्प्रेड कर रहा है उस इकोसिस्टम, उस एरिया में, जिसकी वजह से आपको वहाँ की इकोलॉजी, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट जो है ना, उस एरिया में आपको इसका असर देखने को मिलता है। अब ये नए प्लांट जो उस एरिया में नहीं था, बहुत तेज़ी से फैलता है और ये ट्रबल क्रिएट करेगा आपके इन्वायरमेंट में। ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और नए इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से अपने को एस्टैब्लिश करता है और compete करता है आपके वहाँ के स्पीशीज़ के साथ, और आपकी जो एग्जिस्टिंग जो इकोसिस्टम जो है ना, उसके ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। अब ये इन्वेजन होता है कैसे है, किस तरह से होता है? ये हॉर्टिकल्चर के थ्रू हो सकता है, एग्रीकल्चर मान लीजिए एक्सीडेंटल सीड डिस्टर्बेंस के थ्रू हो सकता है, ये सारे प्लांट इन्वेजन जो कि इन चीज़ों से हो सकता है। नेचुरल आपका हो सकता है, विंड के थ्रू कोई सीड किसी एरिया से उड़ के आया। प्लांट इन्वेजन में इंडिया में कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल हैं, जो स्पीशीज़ हमारे यहाँ नहीं था, बाहर कंट्रीज से आया था, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ा, यहाँ के प्रोडक्टिविटी पे। इसमें एक हमारा है लंटाना कैमारा, ये जो है ना सेंट्रल साउथ अमेरिका से आया था। वेस्टर्न घाट और सेंट्रल इंडिया और हिमालय के बहुत सारे एरियाज़ को इसका असर हमें देखने को मिला था।
नेक्स्ट हमारा एक स्पीशीज है जिसे वीट है, दैट इज़ कॉल्ड पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास भी इसे कहते हैं। ये भी अमेरिका से आया था और ये एग्रीकल्चर फील्ड में ऐसे तेज़ी से फैलता है, आपका क्रॉप फील्ड जो है ना कम, ये पार्थेनियम, इसका डायग्राम देख सकते हैं, वो ज़्यादा ग्रो करेगा। अब इससे होगा क्या, पार्थेनियम ये जो है ना इसका कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं, ना इसका सीड हमें फ़ायदा देता ना इसका प्लांट। तो हमारे क्रॉप लैंड में जहाँ वीट हम ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे ये अगर ग्रो करेगा ना, इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा, आपका वीट कम पार्थेनियम ज़्यादा ग्रो करेगा। तो प्लांट इन्वेजन जो है ना बुरा एक अपने आप में एक आपकी इकोनॉमी, आपकी इकोसिस्टम स्टेबिलिटी सब पे असर डालता है। एक आइकोराइना हमारे बेर एग्जांपल वाटर हाइंस इसको बोलते हैं, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ये भी हमारा बाहर से आया साउथ अमेरिका से, और इसकी वजह से हमारे रिवर, लेक्स, लैंड्स, वाटर रिवर अक्रॉस इंडिया पे इसका बुरा असर देखने को मिला था। ये डायग्राम एक हमारा है एजेरेटम कॉइनसाइट, ये भी हमारे यहाँ पे नहीं ग्रो करता था, ये सेंट्रल अमेरिका से जो है ना ये प्लांट जो है हमारे यहाँ आया है और ये वाइड स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। और इसका भी जो है ना इट एक्ट एज एन ए वीट, इसका बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। आपके एग्रीकल्चर फील्ड में, आपके वेजिटेबल के फील्ड में अगर ये प्लांट्स ग्रो करेंगे तो जो आपने उगाया है, जो आप चाह रहे हैं उन वो कम ये ज़्यादा उगेंगे, और इनका कोई उतना फ़ायदा होता है नहीं, जिसकी वजह से आपके इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी पे भी बहुत बुरा असर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं अपने बुक के बारे में बताऊँ, दैट इज़ द इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वॉल्यूम सेकंड। इससे पहले वाले बुक वॉल्यूम फर्स्ट में टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी में माइक्रोब्स, क्रिप्टोगेम, जिम्नोस्पर्म जो बुक है, उसी तरह इस बुक में भी जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है ना वो बुलेट पॉइंट फॉर्म में है। ये इकोलॉजी इसी बुक का ही पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और सेकंड चीज़, इस बुक के मैक्सिमम टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड करा है उन सब का पीडीएफ एक्सेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन करके भी मैंने लिंक डाला हुआ। वहाँ पे जाके उस लिंक पे जाके सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद आप इन सारे पीडीएफ को जो है ना लाइफ टाइम के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं।